शब्बीर ने गुजरावाला में थाना वांडू के करीबी गांव न्यू घटिया में एक 28 साल नौजवान की लाश देखी है जो करीबी नाले में पड़ी हुई थी। एक दिन शब्बीर गांव न्यू घटिया से गुजर रहा था कि वो एक लाश देखकर चौंक गया। ये कोई 27-28 साल एक शख्स था जिसे बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया था। शब्बीर ने देखा कि पुलिस लाश को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी और उधर शब्बीर इस खोज में निकल खड़ा हुआ कि ये लाश आखिर किसकी थी और उसे क्यों कत्ल किया गया था और उसे किसने कत्ल किया था। शब्बीर ने मालूमात की तो उसे मालूम हुआ कि मकतूल का नाम नवीद असलम था और वो एक फैक्ट्री में 15,000 रुपए का मुलाजिम था और उसने कुछ पैसे जमा करके नई मोटरसाइकिल ली थी। इलाके के एक शख्स ने जो मालूमात शब्बीर को फराहम की थी वो ये थी। हाँ, मैं नवीद को जानता हूँ। अच्छा लड़का था बेचारा, अपने काम से काम रखता था। मुझे नहीं लगता कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है। अच्छी दुआ सलाम थी मेरे साथ और आजकल तो वो बहुत खुश था अपनी नई मोटरसाइकिल को लेकर। महल्ले का शख्स नवीद के बारे में बता रहा था और शब्बीर सोचने लगा कि शायद किसी ने इसकी मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की होगी। नहीं, हमारे इलाके में ऐसा कम ही होता है। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। शब्बीर को महल्ले के लोगों से मजीद पता चला कि नवीद काम से फारिग होकर अपने दोस्तों में वक्त गुजारता था। अरे वाह, नई बाइक ले ली। मिठाई किधर है भाई? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिठाई भी खिला देंगे। लाओ यार चाबी दो, चक्कर तो लगा के आ जाओ। ओ भाई रहने दे, अभी नई बाइक ली है, उसने कहीं ठोक के आ जाएगा तू। अरे नहीं, ये ले जा, चक्कर लगा के आ। छोड़ यार, आज माफ किया तुमने। अरे वो रशीद नजर नहीं आ रहा। सर काफी दिन हो गए, हमारे पास भी नहीं आया। तू एक काम कर, उसको फोन करके देख। फोन मिलाता हूँ। नवीद ने अपने दोस्त का नंबर मिला दिया। हेलो रशीद, कहाँ है तू यार? मोटरसाइकिल खरीदी है। उधर से किसी लड़की ने जवाब दिया। एक्सक्यूज मी, ये किसी रशीद का नंबर नहीं है। आप कौन? मैं रशीद का दोस्त बात कर रहा हूँ, नवीद। ठीक है नवीद साहब, लेकिन ये रशीद का नंबर नहीं है। आपने रॉन्ग नंबर डायल किया। अच्छा, मगर सॉरी, मैंने गलत मिला दिया होगा। नवीद ने कॉल काट दी और हैरानी के आलम में कुछ सोचने लगा। अबे क्या हुआ, क्या सोचने लग गया? नवीद के तमाम दोस्त बड़े इश्तियाक से नवीद की तरफ देख रहे थे। यार समझ नहीं आ रहा, मैंने फोन किया है, लड़की कह रही है ये रशीद का नंबर नहीं है। तूने नंबर सही मिलाया था ना? हाँ तो मिला दिया होगा रॉन्ग नंबर तूने। यार मुझे लग रहा है ये रशीद ही हमें तंग कर रहा है लड़की की आवाज में। मैं फिर फोन मिलाता हूँ। हाँ दोबारा मिला। हेलो रशीद। हेलो मिस्टर, आपने थोड़ी देर पहले भी कॉल की थी। मैंने आपको बताया था कि ये रॉन्ग नंबर, ये किसी रशीद साहब का नंबर नहीं है। मगर मेरे पास तो यही नंबर है, इसी पे रशीद से बात होती है मेरी। मैंने कहा ना। अच्छा, आप बुरा ना माने, ये तो बता दें आप कौन है। अजीब सवाल है, मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या? आप मेरे चाचा ताया लगते हैं। अरे आप तो बुरा ही मान गई। देखिए मिस्टर, मैं आपको आखिरी दफा समझा, ये रॉन्ग नंबर है, यहाँ पर आइंदा कॉल मत कीजिएगा। क्या हुआ? ये देख, ये रशीद का ही नंबर है ना? अबे बेवकूफ, 96 की जगह 69 मिला दिया तूने। ओ शिट, तो फिर जायज गुस्सा कर रही थी ना वो। लेकिन एक बात बताऊं, उसकी आवाज, उसका लहजा। ओ मजनू, हेलो, किसी ऐसे वैसे चक्कर में नहीं पड़ जाना भाई, कहीं पड़ा हुआ मिलेगा। अच्छा चल छोड़, लानत डाल उस पे। तू बता। होटल चल और बोतल पिला हमें, चल। हाँ, बोतल क्या, बोतलें पिलाऊंगा। बैठो, चल तू चला। अजनबी लड़की की आवाज ने नवीद का तजस्सुस बढ़ा दिया था और वो उससे एक बार फिर राबिता करने के बारे में सोचने लगा था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि नवीद उसी नंबर पर कोई पैगाम भेज रहा था।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद है। रॉन्ग नंबर पे 2 दफा आपसे बात हो चुकी है। मैसेज सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। खुदा हाफिज। उधर शब्बीर ने देखा कि वो अजनबी लड़की उसका मैसेज पढ़ रही थी, फिर जेरे लब मुस्कुराई और जवाब देने लगी। ये मैसेज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपसे माफी मांग सकूं। उम्मीद करता हूँ आप मुझे माफ कर देंगे। अल्लाह हाफिज। चलें, जो हुआ सो हुआ। आप ये बताएं कि आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? अजनबी लड़की की तरफ से मैसेज मिलने के बाद नवीद खुशी से उछल पड़ा और दौड़कर आंगन में गया, मोटरसाइकिल निकाली और उससे दौड़ाने लगा। फिर वो एक दोस्त के दरवाजे पर देखा गया। आ रहा हूँ यार। क्या हुआ? सब खैर तो? इतना खुश नजर आ रहा है। यार एक अजीब बात हो गई। कोई खजाना वजाना निकल आया क्या? यही समझ, खजाना ही हाथ लग गया। चल बैठ, कहीं बैठ के बात करते हैं। तुझे एक चीज दिखानी है मैंने। फिर शब्बीर ने दोनों को मोटरसाइकिल पर जाते देखा। नवीद ने अपने दोस्त को अजनबी लड़की के मैसेजेस पढ़ा दिए थे, जिस पर उसके दोस्त ने तंबीह किया था कि बहुत सी जालसाज लड़कियां लड़कों को बेवकूफ बनाकर उनसे रकम ऐंठती हैं, मगर नवीद ने दोस्त की बात नहीं मानी। यार मुझे ना ये लड़की सही नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है तेरे पैसे लेके और भाग जाएगी बस। यार मेरे भाई ऐसा नहीं है। अगर कुछ हो जाए ना तो मेरे पास नहीं आना भाई। मुझे तू ये बता, उसे कैसे पता कि मेरे पास पैसा है या नहीं? मुझे तो मोहब्बत की प्यासी लगती है। ओ मोहब्बत के आशिक, मुझे चाय पिला दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, पिलाता हूँ। भैया जी 2 चाय ले आओ यार। बता रहा हूँ, देख मेरे को सही नहीं लग रही। तुमको मैसेज नजर नहीं आ रहा इसके यार? तू यार देख कैसे क्या करते हो क्या नहीं करते, इतना तो कोई लड़की नहीं सोचती किसी से। नवीद और उस अजनबी लड़की में काफी दिनों तक मैसेजेस का तबादला होता रहा और उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। लड़की नवीद ही के गांव में रहती थी, मगर अपनी तस्वीर भेजने पर रजामंद नहीं थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नवीद उसी अजनबी लड़की को, जिसका नाम तानिया था, फोन कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, तानिया बात कर रही हैं? जी फरमाइए। अरे आप हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं? एक गुजारिश की थी मैंने आपसे। हाँ, मैंने भी आपसे कहा था कि मैं तस्वीरें नहीं सेंड कर सकती। मुझ पर एतबार नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अब फिर एतबार होने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। जी वो ये है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। जी वो ये है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लीजिए जनाब, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब आपको इस बात का इतना यकीन है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ? अरे अगर हो भी ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? मेरे शौहर के होते हुए मुझसे कैसे शादी कर सकते हो, बोलो? अरे आप छोड़ें इस बात को, बस मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, चाहे आप जैसी भी हैं। चलें ठीक है, अपनी बात पर कायम रहिएगा, ठीक है? मगर आपकी तस्वीर? बेफिक्र हो जाए, मैं आपसे खुद मिलने के लिए आऊंगी। आप खुश? तानिया ने इतने एतमाद से कहा कि नवीद के होश उड़ गए और वो गहरी सोच में डूब गया। एक दिन तानिया का
नवीद के पास मुलाकात के लिए फोन आया तो वो अपनी जगह से हिल गया। हेलो जी तानिया बोले। हेलो, क्या कल आपसे मुलाकात हो सकती है? आज? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? काली चादर में आऊंगी और मेरे हाथ में एक सुर्ख रंग का पर्स होगा। गांव के आखिर में जो बाजार है ना, उसके अंदर एक बड़ी सारी दर्जी की दुकान है, उसी के पास आऊंगी मैं। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कितने बजे आना है? ठीक शाम को पहुंच जाना। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। नवीद के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो फौरन अपने दोस्तों को ये खुशखबरी सुनाने के लिए पहुंच गया। यार इस्माइल, अरे वाह, तेरा भाई जा रहा है उससे मिलने। मुबारक हो, बहुत पक्का है तू। जा भाई, आगे तेरी किस्मत। मैं बस यूं गया, मुलाकात करके आया। नवीद मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ बाजार पहुंचा। मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और काली चादर और सुर्ख बैग वाली औरत को तलाश करने लगा। कुछ देर में वो सामने ही नजर आ गई। नवीद हिम्मत करके उसके करीब पहुंच गया और लोगों की नजरों से बचते हुए उसे मोटरसाइकिल की तरफ आने के लिए कहा। मेरे उल्टे हाथ पे गाड़ी खड़ी है, वहीं आ जाओ मेरे पीछे पीछे। नवीद ने जल्दी से जाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की। इतनी देर में वो औरत भी खामोशी से आकर मोटरसाइकिल पर बैठ गई थी। कुछ दूर जाने के बाद शब्बीर ने जो कुछ देखा वो इंतहाई अजीबोगरीब था। शब्बीर ने देखा कि नवीद की मोटरसाइकिल आहिस्ता हुई और फिर एक जगह झटके से रुक गई। उस औरत ने मुंह से चादर हटा ली। ये कोई औरत नहीं थी, बल्कि कोई छटा हुआ रहजन था जिसने औरत का रूप धारा हुआ था। शोर मचाने की कोशिश की ना तो यही दफन कर दूंगा। चल हट उधर। और मोबाइल का और कितने पैसे हैं तेरे पास? ना क्या लेकर ले जाएगा क्या? पैसे दे। कंगला फिर शब्बीर ने देखा कि वो रहजन मोटरसाइकिल भगाता हुआ जा रहा था और नवीद बेयारो मददगार वीराने में खड़ा हुआ था। नवीद को तानिया नामी लड़की की धोखाधड़ी पर शदीद गुस्सा आ रहा था और उसे यकीन हो गया था कि वो लूट मार करने वाली किसी गैंग का हिस्सा थी। नवीद ने फौरी तौर पर दूसरी सिम निकलवाई, नया मोबाइल खरीदा और तानिया को फौरन फोन मिलाया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी। मुझे ये बताओ, ये लूट मार का कौन सा गैंग चला रही हो तुम? धोखेबाज मैं नहीं, धोखेबाज तुम हो। पूरा 1 घंटा इंतजार किया मैंने तुम्हारा वहां पर, लेकिन तुम नहीं आए। मेरी बात सुनो, लाल पर्स और काली चादर यही कहा था ना तुमने? हाँ, सुर्ख रंग का पर्स तो मेरे पास था, लेकिन जल्दी जल्दी में काली चादर ले नहीं पाई। हरी चादर पहनी हुई थी मैंने। क्या? नहीं, क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। और सुनो, आइंदा मुझे कॉल मत करना, धोखेबाज इंसान। यार मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो तुम। शब्बीर ने देखा कि नवीद तानिया को समझा रहा था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। ये महज इत्तेफाक था कि तानिया के बताए हुए हुलिये में उसे एक रहजन टकरा गया था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपने घर का पता भेज रही हूँ। खामोशी से कल दोपहर को आ जाना घर में। घर में वैसे कोई नहीं हो। नहीं, अब मैं डर गया हूँ। वाह, प्यार भी करते हो और डरते भी हो। कल इंतजार करूंगी, आ जाना घर। बिला आखिर तानिया और नवीद की छुप छुपाकर मुलाकातें होने लगी। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि तानिया और नवीद एक कमरे में मौजूद थे।
कि तानिया के भाई को शक हो गया, जो अभी अभी किसी काम से वापस आया था। उसने बंद दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो उसे पता चला कि उसकी बहन के कमरे में कोई मौजूद था। तानिया के भाई ने बाहर से कुंडी लगा दी और दौड़कर अपने बाप को बुला लिया। उस रोज तानिया के बाप और भाई ने कुल्हाड़ियों के वार करके नवीद को कत्ल कर दिया था। लाश करीबी नाले में फेंक दी थी। तानिया पर भी तशद्दुद किया और फिर वो दोनों फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों बाप बेटों को धर लिया था। पुलिस ने इस वाकये के बारे में जो कुछ बताया वो ये है। तो हम मौके पर पहुंचे, एफआईआर की रजिस्ट्रेशन हुई। मुद्दई ने जो मुकदमा दर्ज कराया था वो नामालूम मुलजमान के खिलाफ कराया था, जो कि हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था, जिसको हमने चैलेंज कबूल करते हुए जो है लाश का पोस्टमार्टम कराया। ग्राउंड फुट पे जो रियलिटी है उसको सारा चेक किया, तो हमें पता लगा कि जो मकतूल नवीद है वो रात 12 बजे अपनी वालदा को मिलके मोटरसाइकिल पे कहीं चला गया था। सारे पंप्स पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे जा चेक किए कि मेरी कोई पेट्रोल वगैरह या समथिंग एल्स कुछ किया हो उसने। जब हम पहुंचते हैं अल खैर पेट्रोलियम सादों की बिल मुताबिक, तो वहां पे जो है ना मकतूल की जो मोटरसाइकिल जो उसने इस्तेमाल की थी हमें वो वहां पे पड़ी मिल जाती है। वो हमने इसके रिलेटिव से जो है ना तलाश करके वो ले लिया। उसकी मैंने फिर ना लोकेशन और उसकी सीटियां देखा तो पता लगा उस नंबर पे ये बंदा खैरपुर टांबे वाला हासिलपुर का जगह है, वहां की लोकेशन आ रही है। उसके बाद मुसलमान ने नंबर अपना ऑन नहीं किया। खैर हमने इसको वर्क शुरू किया। वहां से फिर खैरपुर टांबे वाला से वापस फिर कोटाबाद से फिर आगे 15-20 किलोमीटर का इलाका है थाना रोड का। उससे आगे फिर चोलिस्तान सहरात वाला इलाका शुरू हो जाता है। नीचे एक चक चुकाली है 4 का, वहां पर जाके हमने 3-4 दिन वहां पे बेस बदल के अपने वाजबीन को समझा के सारा वहां पर ड्यूटी लगाई रखी वहां पे। तो हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिली एक बंदा है जो गुजरांवाला से बाग मवेशी लेके फला जगह पे फला डेरे पे बैठा हुआ है। खैर हमने अपना जो हुलिया था वो किसानों वाला करके बाग मवेशी टाइप हमने अपने कपड़े जो है वो इस तरह करने होते हैं मवेशी के साथ काम करने वाले, वैसे अरेंज करके मैंने टीम पूरी तश्कील दी। वहां पर जाके हमने जब देखा कि ये साथ जो है ये माल मवेशी के साथ बड़े अच्छे तरीके से वहां बैठे हुए हैं, जो कि हमने इसको ज्यादा वक्त पे पकड़ लिया। पकड़ने पर वहां पे हमें पता लगा साथ इसका बेटा बाबर भी है, उसको भी हमने पकड़ लिया साथ, जो उस वकूए में साथ शामिल था। इसने वहीं भी इतराफ किया कि मैंने ये वकूआ जो गैरत के नाम पे किया है, मेरी बेटी तानिया के साथ इसका रिलेशन था, जो उसको मिलने आता था। दूसरा आदमी ये मिलने आया था, हमने पकड़ लिया था। तो हमने इसको फुल डेग जो तमोली वाला है वहां पर जाकर उसको कुल्हाड़ी और खंजर के वार से उसको मार दिया। और ये है तानिया का भाई और बाप जो पुलिस की हिरासत में थे। सर ये 2 कमरे हैं मेरे, एक कमरे के बीच में मैं लेटा हुआ था, दूसरे कमरे में मेरी बेटी है और एक छोटा छोकरा है। तो ये आदमी उस कमरे में चला गया। मेरे बच्चे को आवाज आई है जिस तरह कोई इंसान बोल रहा है। उठा, उसने देखा माजरा, वो बाहर निकला, उसने उनकी कुंडी लगाकर मेरे कमरे में आ गया। जब मेरे कमरे में आया उसने मुझे उठाया। किसने? मेरे बेटे ने। मैं अपने उधर चला गया। उधर जब देखा वो लड़का भी है और मेरी लड़की भी मतलब उस कमरे के बीच में। उसको लेके ना उस लड़के को नजदीक मेरा सांडू रहता है, हम उसके घर चले गए। मैं कहा यार ये माजरा ये किस है? हम बापू मेरा सांडू, हमने उसको ले गए। सांडू का नाम क्या था? अकरम। अच्छा। हमने इधर हमारे नजदीक एक सेम ना लेगी, उधर जाकर उसको कत्ल कर दिया। कैसे? एक कुहाड़ी की एक छुरी की, उसके साथ कत्ल करके हम फिर उस अकरम के घर आ गए। उधर हम अपना कपड़े चेंज किए, नहाए धोए, तो सोचा किसी को क्या पता लगेगा। हम इस रास्ते से फरार हो गए, हम पकड़े गए हैं। अकरम अभी तक नहीं पड़ा। शब्बीर को यह भी मालूम हुआ है कि मकतूल की 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई जो 9वीं जमात का तालिब इल्म है। तानिया और नवीद की रॉन्ग नंबर पर दोस्ती को अभी सिर्फ 6 माह हुए थे कि नवीद मारा गया। हालांकि उसके दोस्त बताते हैं कि तानिया और नवीद एक दूसरे के बारे में संजीदा थे और शादी करना चाहते थे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। कर
1999 में पाकिस्तान वापस आए थे। फैसलाबाद के रिहायशी मकसूद कमोबेश 28 बरस पहले कुवैत में टेलरिंग का काम करते थे। बीवी को भी कुवैत बुला लिया था। माशी हालात अच्छे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह ये था कि एक दिन शब्बीर ने देखा कि मकसूद काफी घबराए हुए घर में दाखिल हुए तो उनकी बीवी परेशान हो गई। क्या हुआ आपको? पानी दूं? हाँ, पिलाओ। खुदा ना खास्ता सब ठीक है ना? इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं आप? वो बल्दिया वालों ने ना टेलरिंग से भरे सामान की गाड़ी पकड़ ली। कह रहे हैं कि मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूँ। तो आपने उन्हें बताया नहीं कि आपके पास तो लाइसेंस मौजूद है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने नहीं बताया होगा? अरे हर तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम कुवैत की पुलिस और बल्दिया को तो जानती हो ना। एक बात जो उनके दिमाग में अटक जाए ना, वो निकलती नहीं। बहरहाल तुम दुआ करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी और सामान वापस मिल जाए। और अगर नहीं मिली तो? बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप परेशान मत हो, मैं खाना लगाती हूँ। मगर भूख प्यास तो जैसे मरी गई है। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे अगर सामान और गाड़ी नहीं मिली तो। बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत, उनकी पढ़ाई, सब तरह का तरह रह जाएगा। आप परेशान मत हो, अल्लाह बहुत बड़ा है। एक दर बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मैं खाना लगाती हूँ। मकसूद ने अपनी गाड़ी और टेलरिंग का सामान जब्त किए जाने के बाद दोबारा अपने पांव पर खड़े होने के लिए हाथ पांव मारना शुरू किए, लेकिन हालात मजीद बद से बदतर होते चले गए और वो 7 साल कुवैत में जो कुछ कमाया था गवाकर बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान वापस आ गया। अब उसे नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी थी। मकसूद और उनकी अहलिया हमा वक्त परेशान ही रहते थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पाई पैसा पास न था, बच्चों की तालीम भी मसला बनी हुई थी। शब्बीर ने देखा कि मकसूद ने अपनी खामोशी तोड़ी। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। क्या करेंगे आप, ये भी बता दें मुझे। तुम्हें पराठे बनाने तो आते हैं ना? आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कभी आपने मेरे हाथ के पराठे खाए ही नहीं। हाँ आते हैं। तो सोच रहा हूँ कि जो हमारे घर के बाहर वाली थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे चाय पराठे की दुकान खोल ली जाए। क्या हो गया आपको? रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? वो तो कहेंगे बड़ी शो मारते थे कोई कर हम मुंह के बल आके गिरे ना जमीन पर। देखो, मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों पर ना गुस्सा आता है। अपने तो रिश्तेदारों को जो बक रहे हैं, मेहनत ही तो कर रहे हैं, हम किसी से भीख तो नहीं मांग रहे। और रिश्तेदार कौन सा हमारे घर के अंदर राशन डाल देते हैं? मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती। हाँ मुझे एक बात बताएं, इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी दुकान चल जाएगी? इस शहर में जगह जगह चाय पराठे के ढाबे हैं, दुकानें हैं, होटल्स हैं, कैसे चलेगी? और मैं इस काम में आपका बिल्कुल साथ नहीं देने वाली। आपने जो करना है करें। ठीक है, नहीं तो मेरा साथ, मैं खुद सब कुछ कर लूंगा। खुश। मकसूद ने घर के बाहर 2-4 कुर्सियां और मेज डालकर चाय बेचनी शुरू कर दी और उनकी अहलिया ने एक कॉलेज की कैंटीन में मुलाजमत कर ली। मकसूद की चाय का कारोबार तो ना चल सका, लेकिन बीवी की मुलाजमत से जो थोड़ी बहुत आमदनी हो रही थी उसमें गुजारा करना पड़ा। फिर एक दिन मकसूद बीमार पड़ गए और रहा सा कारोबार भी ठप हो गया। शब्बीर ने देखा कि मकसूद की अहलिया सर पकड़कर बैठी हुई थी और पास ही उनके शौहर बिस्तरे अलालत पर थे। तुम भी सोच रही होगी ना कि कितना निकम्मा इंसान हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अल्लाह अल्लाह करके कुछ पैसे आने लगे थे और अब वो भी। अरे सिर्फ बुखार ही तो है मुझे। 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा, फिर से काम करने लगूंगा। परेशान मत हो।
दवाई रखी होगी वहाँ पे, दवाई दे दो। आप लेटे रहे, मैं देखती हूँ। रुपए पैसे की तंगी ने रवैयों पर भी बुरा असर डाला था। दोनों मियां बीवी के दरमियान तलखियां बढ़ने लगी, लेकिन वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक थे। मिसेज मकसूद को कोयत में गुजारे हुए 7 बरस याद आ रहे थे, जब पैसे की फरावानी थी, अच्छा सजा सजाया घर था, अनवाव अक़साम के खाने थे, घूमना फिरना था। फिर शब्बीर ने देखा कि मिसेज मकसूद माजी से निकल आईं। उनके चेहरे पर अज़्म व हौसले के तासुरात थे, जैसे कह रही हों कि हालात से मुकाबला करना ही पड़ेगा। वो छोटा सा चाय का ठिया जो 2-4 कुर्सियों और मेज डालकर घर के बाहर लगाया था, उसको दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मकसूद की तबीयत निस्बतन बेहतर हो गई थी और उनकी अहलिया उनको चाय दे रही थी। ये लीजिए, आपके लिए चाय बनाई है। आपकी जैसी तो नहीं बनाई, मगर ठीक ही होगी। तुमने बनाई है तो अच्छी ही होगी। अच्छा, मैं सोच रही थी वो जो कुछ कुर्सियाँ पड़ी हैं, आप उनको बनवा लें। क्यों, खैरियत? वो मैं सोच रही थी अल्लाह का नाम लेके कारोबार दोबारा स्टार्ट करते हैं। पराठे मैं बना लूंगी, चाय आप बना देंगे। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। पता है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक ना एक दिन हमारा हाथ जरूर थामेंगे। अच्छा सुनो, इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। वो मैं सोच रही थी अल्लाह का नाम लेके कारोबार दोबारा स्टार्ट करते हैं। पराठे मैं बना लूंगी, चाय आप बना देंगे। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। पता है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक ना एक दिन हमारा हाथ जरूर थामेंगे। अच्छा सुनो, कुछ पैसे होंगे तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास कुछ पैसे तो रखे हैं। आप बताएं क्या करना है? मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़ा सा सामान खरीद लेते हैं चाय पराठे का, और किस्मत आजमाते हैं। आगे अल्लाह मालिक है। ठीक है, मैं पैसे लाती हूँ। मिसेज मकसूद ने पराठे बनाकर बेचने शुरू किए तो देखते ही देखते लोग उनके ठिये का रुख करने लगे और माकूल आमदनी का सिलसिला भी शुरू हो गया था और उनकी छोटी सी दुकान बाजी के पराठे के नाम से मशहूर हो गई। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मकसूद के घर की हालत ही बदल गई थी। मुसलसल 20 बरस तक मेहनत मशक्कत ने रिश्ते हलाल का रास्ता खोल दिया था और उनके चेहरे पर इत्मीनान सा था। पता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुमको और तुम्हारी हिम्मत को बैठते सलाम करूं। साफ बात है भाई, मेरे अकेले के बस में तो नहीं था बच्चों की परवरिश करना और उनकी शादियां करना। तुम्हारा एहसान है ये मुझ पे। मैंने कोई एहसान नहीं किया, आपने मेरे साथ बराबर की मेहनत की। और आप तो जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी। और आखिरकार बच्चों की शादियां हो गई, वो खैर से अपने घर के हो गए और माशाल्लाह से हमारे कारोबार में भी देखें खूब बरकत हुई। मुँह देखे की बात नहीं है, मुझे इस बात का एतराफ है कि तुम एक अच्छी बीवी और अपने बच्चों की रिश्ते हलाल से परवरिश करने वाली एक अच्छी माँ हो। देखो ना, पराठे पका पका कर तुम्हारे हाथ कितने खुरदरे हो गए। क्यों ना हम एक मुलाजिम रख सकते? ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हर्ज है? जो जायका तुम्हारे हाथ के खानों में है, पराठों में है, वो मुलाजिम के हाथ में थोड़ी होगा। बेटे का फोन आया था? हाँ आया था। क्या कह रहा था? खुश है? बता रहा था खैर खैरियत सारी। फैसलाबाद के मकसूद और उनकी अहलिया ने 15-20 साल पहले जो छोटा सा कारोबार शुरू किया था, आज वो खूब चलता है। बाजी का पराठा लजीज भी है, सस्ता भी और उसकी तलब भी है। ये देखिए, ये है मनाजिर, लोग कितने शौक से चाय पराठे का नाश्ता कर रहे हैं।
बड़े इनके पराठे बड़े मशहूर हैं और बड़ी दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। खुसूसन नौजवानों में इनके पराठों का बड़ा चर्चा है। तो यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं, पराठा खा रहे हैं। इनसे पूछते हैं ये कब से पराठा खा रहे हैं और इस पराठे का टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा टेस्ट है, मज़ा आता है खाने का, बहुत क्रिस्पी है और टेस्टी है। हम दूर दराज से आते हैं, काफ़ी दोस्त भी दूर दराज से आते हैं और टेस्ट की वजह से आते हैं कि पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा है और काफ़ी हजूम रहता है, इधर बहुत ज़्यादा रश रहता है। खा भी रहा हूँ और लोगों को भी बता रहा हूँ। तो अम्मा जी बहुत मुशक्क़त के साथ बनाती हैं और इनके पास जो सफाई का मामला है, अक्सर होटलों में गंदगी वगैरह आती है, तो अम्मा जी माशाल्लाह सफाई का भी बहुत ख्याल रखती हैं और एक अच्छे रेस्टोरेंट जैसा अम्मा जी जायका देती हैं और बहुत मुनासिब इनका रेट भी है। टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, रेट्स भी इनके इकोनॉमिकल्स हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी ये जगह, वैसे भी लोग दूर से आते हैं, फैमिलीज भी आती हैं यहाँ पे, तो मतलब हर लिहाज से जो है इनकी क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स वो बहुत बेहतर है। बाजी पराठे वाली ने शब्बीर के नुमाइंदे से जो गुफ्तगू की थी वो ये है। कुवैत में बड़ी पुरसाइश जिंदगी गुजारी और उसके बाद फिर यकदम आपके शौहर के हादसे के बाद आपके हालात कुछ कमज़ोर हो गए, तो कैसा फील करते हैं एक पुरसाइश जिंदगी के बाद इतनी कठिन और इतनी दुश्वार जिंदगी, किस तरह से आपने अपनी फैमिली को पांव पे खड़ा किया? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब औरत इरादा कर लेना कि ये मेहनत मैंने करनी है, ये घर मैंने चलाना है, मेरे हस्बैंड बीमार हुए हैं या हमारे घर के मुआशी हालात ख़राब हुए हैं, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा घर का सिलसिला चल सके, बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। तो बस इरादा किया है कि ये काम मैंने करना है। ये मेरे मियाँ साहब नहीं मतलब कर सकते इतना ज़्यादा, तो चले मिल के करेंगे हम दोनों मियाँ बीवी। तो किया है तो इंशाल्लाह ताला सारा सिलसिला बड़ा अच्छा चल पड़ा है और बच्चों की शादियां भी की हैं, 2 बेटियों की शादी की है, बेटे की शादी की है, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से की है और उनको अच्छी तालीम भी दी है। बेटियां मेरी माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनको पढ़ाया लिखाया अच्छे स्कूल कॉलेजेस में और इरादा किया है तो अल्लाह ताला ने ढेरों ढेर दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इज़्ज़त की बड़ी अच्छी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये है कि सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ती हूँ, शॉप पे खड़ी हो जाती हूँ, तांता बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ते का, दोपहर का, शाम का। अब आपको काफ़ी देर हो गई इधर देख रहे हैं आप सिलसिला कि मैं नहीं फारग नहीं हुई, चल रहा है, कोई चाय मांग रहा है, कोई पराठा मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ छोटी सी कंटीन बनाई हुई है, हॉस्टल है यहाँ पे और स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, अहले मोहल्ला है और इर्द गिर्द के लोग हैं, आते जाते हैं। कोई बिस्किट मांगता है, कोई चिप्स मांगता है, कोई चाय मांगता है, कोई बोतल मांगता है। तो चलाया हुआ है, कंटीन का सेटअप बनाया है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्लाह। और ये है मकसूद जो बैरून मुल्क से लुट पिट कर अपने वतन वापस आए थे, लेकिन इत्तफाकन हादसा हो गया। उस हादसे ने मुझे बेहाल कर दिया, मैं बिल्कुल आउट ऑफ सेंस हो गया, पैरालिसिस भी हो गया, तो आई लॉस्ट माई सेंसेस एट ऑल। तो इन दैट केस मेरी वाइफ ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मुझसे भी बेहतर उन्होंने इस काम को कैरी ऑन किया और अल्लाह ताला ने सेम रिजल्ट दिया, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर दिया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आई हैव अ गुड वाइफ। ऐसी बीवी शायद मैं तो ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सबको दे कि वो इसने यकीनन मुझे हीलिंग हैंड्स दिए, जो कि आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन मेरी वाइफ ने हौसला नहीं हारा और मेरी जगह खड़ी हो गई। शब्बीर का कहना है कि रिज़्क़े हलाल में बरकत है और हिम्मत और हौसले से कोई भी छोटा सा कारोबार किया जा सकता है और अपनी और अपने खानदान की माशी हालत तब्दील की जा सकती है। शब्बीर ने घरेलू खातून मिसेज मकसूद के हौसले, हिम्मत और ईमानदारी को सराहा है और दुआ की है कि अल्लाह उनके कारोबार में मजीद बरकत दे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।